नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग में आज का हमारा मुद्दा है, क्या 2022 में फ्री बिजली बीजेपी का बेड़ा पार करेगी? क्योंकि ये जो फ्री बिजली का दांव खेला है, इससे क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 में? इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ चार खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ प्रदीप टम्टा कांग्रेस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से सुरेश जोशी जी, नवीन परसाली जी आम आदमी पार्टी से, और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले हम आपको बता दें कि कल जो बैठक के बाद जो सूचना सामने आई है, हालांकि यह मसला भी कैबिनेट में आएगा, कि अगर उपभोक्ता जो 100 यूनिट बिजली खर्च करता है उसे बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं, उसके 100 यूनिट का बिल माफ हो जाएगा। अगर वो 200 यूनिट तक खर्च करता है तो उसका 100 यूनिट बिजली का बिल माफ माना जाएगा। ये बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, लेकिन क्या ये उसको राहत दे पाएगा 2022 में? सुरेश जोशी जी, क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत दबाव में हैं और आपने एक तरह का दिल्ली मॉडल यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, और वो भी अब जब मात्र 6-7 महीने सरकार में बचे हैं? नहीं, देखिए रमेश जी, दबाव भी कोई नहीं है, दिल्ली मॉडल भी नहीं है। क्योंकि अभी जिस समय आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, अभी जो है कि कोरोना का जो काल आया, कोरोना काल के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां प्रदेश की बनी, और विशेष करके जो हमारे गांव घर के लोग थे या मिडिल क्लास जो फैमिली रोजगार में नहीं थी, ऐसे परिवारों के साथ जिस तरह के संकट आए हैं, उस संकट को देखते हुए सरकार ने, जैसे पहले हमने छोटे जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए उनको हमने 5-5 हजार रुपया प्रोत्साहन राशि एक तरह से देने का जो प्रयास किया है। अभी हम 100 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, और आगे भी इस तरह के बहुत विषयों पर जो है कि सरकार चर्चा कर रही है। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि आपको ये सूट कर रहा है ये बयान, इसलिए आप जोशी जी दे रहे हैं। सच बात यह है कि अगर आपको ये करना था तो आप इतने टाइम किसके लिए रहे? आपकी फर्स्ट वेव चली गई, तब लोगों ने कहा कि साहब हम तो बहुत नुकसान में, हमें तब राहत दे दीजिए। सेकेंड वेव ऑलमोस्ट खत्म होने के कारण में है, तीसरी वेव आने की मिड अगस्त में बात की जा रही है। तो इस तर्क से तो कोई सहमत नहीं हो सकता साहब, क्योंकि लोग बहुत परेशान है, इसलिए हम उनको 100 यूनिट बिजली का फायदा दे रहे हैं। नहीं, पहली बात तो रमेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली जो फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद वेव आई, फर्स्ट वेव आदमी परेशान नहीं हुआ पाया जितना सेकेंड वेव के पास। जिस तरह से आपने देखा कि जनहानि बहुत ज्यादा हुई, और उसके साथ साथ क्या है कि भाई लोगों को बड़ी परेशानियां, और हॉस्पिटल किस तरह से भर गए थे, किस तरह से दिक्कतें आ रही थी, वो सब आपके सामने, केसेस किस तरह से बढ़े थे। तो ये कई तरह के नुकसान जो है कि सेकेंड वेव में हुए हैं। उसका को रोजगार, जैसे आपने कहा कि भाई थर्ड वेव भी आ सकती है, उसकी भी आशंका और शंका थर्ड वेव की। सरकार ने देखो, हम सरकार है, जनहित की सरकार है, हम जनता की भलाई के लिए बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह के तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही कोरोना का इंपैक्ट खत्म होगा, आप ये जो राहत है इसे वापस ले लेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि उसके बाद क्या होगा। देखो, कोई भी सरकार जो प्लान बनाती है वो 5 ईयर प्लान बनाती है। कोई भी बजट प्रोविजन, मेरे से भली भांति उस बात को जानते हैं, परिचित हैं, तो 1 ईयर का बजट बनता है, 1 साल का बजट बनता है। कभी कभी ऐसी स्कीमें होती है 1 साल के लिए लागू होती है, अगले साल नहीं होती है। इसके दिन हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि भाई उत्तराखंड की जो जनता है उसको हम कैसे, आपकी इस समय प्राथमिकता यह है कि जनता की नाराजगी को आप कैसे खत्म करें, और ये फ्री का, जिसे मैं कहूंगा ये फ्री लॉलीपॉप में आप काम करते हुए आगे बढ़े। प्रदीप टम्टा जी, मैंने सुना था एक दौर में हरीश रावत जी भी कह रहे थे साहब 200 यूनिट तक बिजली हम माफ करेंगे अगर हम सत्ता में आए। एक तरह से आपका और आम आदमी पार्टी का ये जो मुद्दा था, ये तो बीजेपी ने झटक लिया। बीजेपी कहीं कुछ झटक नहीं पाएगी। बीजेपी परेशान है, और बीजेपी के लीडरशिप को कोई रास्ता नहीं दिखाए कि 2022 कैसे फतह करेंगे, और इसलिए प्रयोगियों की झड़ी सी लग गई। देखिए, बुनियादी रूप से जो पार्टी 4 साल का जश्न मना की पूरी
तैयारी कर चुकी सरकार, अचानक मुख्यमंत्री बदल जाए। उसके बाद बुलाते हैं रामनगर में चिंतन मंथन पूरा हुए बगैर मुख्यमंत्री को दिल्ली का आ जाता है, वो बदल जाते हैं। अब प्रश्न है, जनता पार्टी होती एक साल पहले साहू जी ने कहा था, लगभग एक साल होने जा रहा है, कि हम उत्तराखंड में 2022 में 200 यूनिट तक की बिजली लोगों को फ्री देंगे। मैं जोशी जी को सुन रहा था कि जोशी जी ने कोरोना काल की बात कही, और आपने सही कहा कि 2000 मार्च 20 में कोरोना की लहर आ चुकी थी। लाखों लोग हमारे साथी बेरोजगारों के उत्तराखंड की ओर थे। लाखों उत्तराखंड के अंदर जिनका सब कुछ छोटा छोटा कारोबार था, बंद की वजह से वो कहते परेशान थे। इन सब का, और उसके बाद एक साल या सेकंड लहर सी गई है, थर्ड लहर की, थर्ड वेव की संभावना आ रही है। अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में कहा जा रहा है कि आएंगी या पीक हो जाएंगी। आखिर अगर कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर जनता की दर को, परेशानी को समझते हैं, आगे के लिए प्लान बनाती है, जैसी कोई तकलीफ हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी उसमें कुछ नहीं कहा। नहीं तो आपकी तकलीफ ये है कि आपका जो एजेंडा था मुफ्त बिजली देने का, वो बीजेपी ने झटक लिया एक तरह से। बीजेपी ने आपको जो एक मौका था जनता को अपनी ओर खींचने का, वो मुद्दा आपसे छीन लिया, इसलिए आपको कष्ट लग रहा है, मुझे लगता है प्रदीप टम्टा साहब। नहीं, मुझे कोई कष्ट देखिए, आपने भी खुद कहा कि अभी सरकार के पास रह कितने कार्य, मात्र जो वर्ग कार्यकाल है 4 महीने, इससे ज्यादा करने, दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। तो वो ये सरकार की इसी तरह के परसों चलते पुराने मुख्य निवर्तमान मुख्य घोषणा कर गए कि 20,000 के हम रोजगार हम क्रिएट करेंगे। उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं किया कि इस घोषणा को नई मुख्यमंत्री को जो कल आ रहे हैं उनको करने का देना। तो ये जो घोषणा है हताशा निराशा की घोषणा है। मैं अब आम आदमी पार्टी को, जिनका ये मॉडल दिल्ली में काम करता है, मैं इसलिए इसे कह रहा हूं कि इसका असर नहीं होगा। आप कह रहे हैं इसका कोई असर नहीं होगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं नवीन परसाली जी, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, क्योंकि आपका ये टेस्टेड मॉडल है फ्री बिजली पानी, तो इसको आप इससे बढ़िया इस्तेमाल करें, पहले ही उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। देखिए भट्ट जी, इस राज्य में अगर निःशुल्क बिजली की मांग अगर किसी ने की तो वो आम आदमी पार्टी ने की, और आम आदमी पार्टी लगातार इसके लिए आंदोलनरत रही। आपने देखा होगा इसके घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 6 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 7 तारीख को जब घोषणा हुई है तब हमने उसी दिन, घोषणा से पहले हमने जो बिजली बिल आहुति अभियान चलाया था, और उसके बाद शाम को मंत्री जी की घोषणा होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विद्युत मंत्री ने जो घोषणा की है वो हमारे उस आंदोलन को कमजोर करने, तोड़ने और बिखरने। आप कह रहे हैं कि ये आपका दबाव है कि जो बिजली जो 100 यूनिट और 200 यूनिट की बात हो रही है, आपके दबाव के चलते कदम उठाया गया है? जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, क्योंकि हमारे दबाव के चलते ही इन्होंने ये घोषणा की है। और जो हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी था, जो 7 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को हमने रखा हुआ था, उस आंदोलन को तोड़ने और बिखेरने की एक साजिश की है, एक हवाई घोषणा की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी मांग है कि उत्तराखंड राज्य 300 यूनिट, उत्तराखंड राज्य ऊर्जा प्रदेश है, और ऊर्जा प्रदेश में कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री निःशुल्क मिल सकती है। तो यहाँ पर मंत्री जी ने जो घोषणा की है वो हवाई घोषणा की, क्योंकि ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि अभी तक कोई प्रस्ताव कैबिनेट ने पास नहीं किया। ये मंत्री जी का अपना बयान है, जब प्रस्ताव पास होगा उसके बाद होगा, तब होगा। और 100 यूनिट उत्तराखंड के लिए 100 यूनिट न्याय संगत नहीं है, इसलिए हम अभी भी आप डिमांड कर रहे हैं कि 300 यूनिट तक जाइए। ओके, आप कह रहे हैं 300 यूनिट तक आप फ्री दीजिए, 300 यूनिट तक जाइए। और ये हवाई घोषणा से काम नहीं होता साहब, इसको प्रस्ताव लाइए, तरीके से कीजिए, और 300 यूनिट तक जो हमारी मांग है हम उस पर अभी भी अडिग हैं। ओके, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका कमेंट, आप ये फ्री के मामले में सहमत हैं या आपको लगता है आपका एजेंडा अलग है? देखिए रमेश जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम ऐसे ही नहीं कहते ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में जो 17 में जो संकल्प पत्र जनता के बीच में रखा था, क्या उसमें ये बात थी? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि प्रतिवर्ष हम 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे। क्या धरातल पे है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम भ्रष्ट बेईमानों पर कार्रवाई करेंगे, कानून, लोक आयुक्त कानून को सख्ती से लागू करेंगे। क्या हुआ? नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं।
और ये जिस घोषणा के बारे में आज ये चर्चा रखी है, इसको मैं कांग्रेस की घोषणा मानूं, क्योंकि इनका तो भारतीय जनता पार्टी में रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। जिस तरह की राजनीतिक गलियारों से खबर निकल कर आ रही है, शांति जिस प्रसाद पार्टी भट्ट जी, का आप एक क्षेत्रीय दल हैं, आपको इसका स्वागत करना चाहिए। आपके उत्तराखंड के लोगों को, खासकर बीपीएल कैटेगरी के लोगों को इससे राहत मिलेगी, उनका कुछ पैसा बचेगा। स्वागत करने के बजाय आप कह रहे हैं कि साहब इसका मतलब आप इसका विरोध कर रमेश रहे भाई, हैं। बात को तो आने दीजिए, बात को तो आने दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री रहे ऊर्जा विभाग के मालिक, उनके मुंह से घोषणा नहीं हुई। आखिर कांग्रेस पृष्ठभूमि के इस मुख्यमंत्री ने मात्र 4 महीने के लिए जो घोषणा करी है, अभी ये ऊर्जा विभाग की सीढ़ियों पे नहीं चढ़े हैं, खाली कल पद मिला, आज घोषणा कर दी। क्या ये धरातल पे उतरेगी? अगर धरातल पे उतरेगी तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से इतने बेईमान थे जो 4 साल तक घोषणा नहीं कर पाए, 4.5 साल तक? और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है तो मुख्यमंत्री ने 17 में घोषित क्यों नहीं किया? और हमारा स्पष्ट कहना है, जनता की आंख में धूल शांति झोंकना ठीक प्रसाद नहीं। भट्ट जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। सुरेश जोशी जी, जब मुख्यमंत्रियों के पास ऊर्जा विभाग था तब साहब जनता को राहत देने की बात नहीं हुई। आज मंत्रिमंडल के किसी सहयोगी को ऊर्जा विभाग मिला, उन्होंने पहले दिन आके पहली बैठक में, मुझे नहीं मालूम उस बैठक में क्या हुआ, उन्होंने प्रेस को आके कहा साहब हमने ये फैसला ले लिया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 200 यूनिट बिजली जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आधा बिल चुकाना होगा। ऐसा क्यों? देखिए रमेश जी, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाऊं कि जो मेरे मित्र लोग बात कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उत्तराखंड की जनता के हितैषी हैं या विरोधी हैं। प्रश्न तो सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि ठीक है भाई, आपको लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बिजली फ्री दे रही है और उसका जो है कि लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा या नहीं होगा, या ये चुनावी मुद्दा है या जनता की राहत है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई कम से कम किसी भी प्रवक्ता गणों ने अभी तक ये नहीं कहा कि भाई जो ये इस प्रदेश के जनता को अगर बिजली फ्री मिलती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी आगे राजनीति जो इनको करनी करे, ये इनको मुबारक हो, मुझे इस पर कहीं तकलीफ नहीं। लेकिन वो ये कहेंगे दूसरी नहीं बात कि तो आपको बताऊं लास्ट कि के भाई 4 महीने में क्यों याद आई। आपका ये पॉलिटिकल एजेंडा है साहब, आप करना चाहते, आपके जब आपकी सरकार आई पहली कैबिनेट में आप ये फैसला लाते कि साहब हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तब तो ये लोग आप पे शक नहीं करते। बिल्कुल सही शक कर रहे हैं साहब आप। लास्ट के 4 महीने में आके आपको जनता को याद आ गई, उनको राहत देने की याद आ गई। बीते ये जो आपने 4 साल बिता दिए, इसमें आपको कोई ध्यान नहीं आया। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं रमेश जी कि अगर हमने 4 महीने के लिए भी बिजली फ्री दी है, पहली बात तो 4 महीने तो लोगों को राहत देगी ना। 4 महीने जो कोरोना से आप ग्रस्त हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उन लोगों को 4 महीने के अगर उनको बिजली के बिल उनके नहीं आते हैं, 200 यूनिट तक 100 यूनिट तक का भी उनका बिल अगर 250 रुपए माफ होता है तो नुकसान क्या है, तकलीफ क्या है? पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको अवगत तकलीफ यह है कि ये सिर्फ घोषणा है। अभी तो आपने वित्त मंत्रालय से नहीं पूछा है। वित्त मंत्रालय के जो रेवेन्यू कंस्ट्रेंट हैं उसमें वित्त मंत्रालय आपको ये मौका देगा या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा सर, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। और वैसे भी मैं जो आपका बिजली का खाका देख रहा था, 40% आप राज्य से खरीदते हैं, 60% आप बाहर से यानी एनएचपीसी, एनटीपीसी, प्राइवेट प्लेयर से खरीदते हैं। 6500 करोड़ के आसपास की आप बिजली खरीदते हैं। आपका यूपीसीएल कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, नुकसान में है। ऐसे में इस तरह की घोषणा करना जिससे आपके खजाने में एक बहुत बड़ा भार पड़े, यह कितना सही होगा सुरेश जोशी जी? नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं तो भी आप संतुष्ट नहीं है। अगर हम बिजली फ्री नहीं दे रहे हैं तो भी आप संतुष्ट नहीं है। अगर हम प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार की बात करते हैं आप तो भी संतुष्ट नहीं है। हम अगर उनको नहीं दे रहे तो भी संतुष्ट नहीं है। आखिर हमें करना क्या है? सर, आप बताइए, करना है बात को जो आप बताइए। इतनी बातें कर रहे हैं, सुनिए, इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आप कितने टाइम से 22,000 पद, सर आपके अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में इतनी कैपेसिटी है कि वो 22,000 पदों को इन 6 महीनों में भर पाए? देखिए हमारे साथ जो है कि बहुत ही जो है कि प्रखर वक्ता और एक बहुत ही कानून को जानने वाले आदरणीय प्रदीप जी बैठे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी सरकार जब चलती है तो उसकी स्कीम्स जब वो उसमें कुछ टाइम होते हैं, कुछ जो है कि जो तुरंत हमें डिलीवरी देनी है, ऐसी होती है। अगर हमने 22,000 पदों के सृजन को, क्योंकि हमारे पास 22,000 पद खाली हैं
और उन 22,000 पदों में हम वित्त की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ पदों में वित्त की व्यवस्था होगी, कुछ में नहीं होगी। अगर हम उसको स्टार्ट कर करके ये गवर्नमेंट विद इन 6 मंथ 10,000 को नौकरी दे देती है, 22,000 की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ कि उस पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम आप करो। अच्छा, दूसरी बात बताऊं, सुनिए रमेश जी, मैं सुनिए, मैं 10,000 को ही देने की बात करता हूं। अगर एक को भी नौकरी अगर आप देते हैं तो दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, मुझे ये तो समझा दो। पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, सुनिए, हमें क्यों गलत ठहरा रहे हैं? हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, आप कि साहब आप नहीं, हम आपको नवीन भाई ने कहा कि आप 300 यूनिट तक फ्री दीजिए तो ज्यादा अच्छा काम होगा। आप 22 क्यों, आप 50,000 लोगों को नौकरी दीजिए, ज्यादा अच्छी बात होगी। आप बिजली क्यों दे रहे हैं? आप पानी भी फ्री दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। सुनिए रमेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, पहली बात मैं बताऊं कि जो हमारे मित्र लोगों को ये तकलीफ हो रही है, ये कष्ट हो रहा है कि ये फ्री क्यों दे रहे हैं और आगे कैसे करेंगे, आगे तो हम आने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले आपको बताऊं, बहुत प्लानिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कैडर है, हम पे कार्यकर्ता है, हम पे जनता है, हम आगे भी आने वाले हैं। ये आप 6 महीना मत सोचिए। ये प्लान अगर आज हो रहा है तो ये विद इन 5 ईयर, विद इन 10 ईयर हो रहा है। 10 साल तक बीजेपी रहने वाली है। ये गलतफहमी में कोई ना रहे कि भाई 6 महीने बाद तो हम आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, हमारे प्रधान। तो इसलिए जो है, ये जो प्लान है, नॉट ए 6 and 5th मंथ, नवीन भाई भी कुछ कह रहे हैं। नवीन भाई बोल दीजिए आप अपनी बात, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। भट्ट जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जोशी जी जो कह रहे हैं कि 10,000 लोगों को भी नौकरी मिल गई, फिर घटते घटते वो आगे की अगर एक को भी नौकरी मिल जाएगी। मैं कह रहा हूं आपके बस की है तो एक को भी नौकरी दे दीजिए। आपके बस के कुछ भी नहीं है। आप हमारे दबाव में, जब हम आंदोलन कर रहे हैं, बिजली आंदोलन, उस आंदोलन को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ऊर्जा प्रदेश है, 5,000 में का बिजली पैदा होती है, क्यों नहीं मांगा आपने अपना अधिकार उस वक्त? ज्यादा आपकी सरकार थी केंद्र में, आप मांगते हाइड्रो पावर सेक्टर से 10-11% पे, हम अपनी परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा पा रहे आज? क्यों हमारी 50% की हिस्सेदारी बिजली में नहीं होती कि हम रोजगार भी दे पाए, बिजली फ्री दे पाए? आप ये चुनावी घोषणाएं हवा हवाई करके तो जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। फंड आपके पास है नहीं, कोई प्लान आपके पास नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जनता ये आपके चाल में फंस जाएगी और 10 साल तक आप आएंगे उत्तराखंड को लूटने के लिए, उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए। पिछले 4.5 सालों में जो आपने उत्तराखंड की हालत कर दी, आपको पता है कहां भेज दिया आपने उत्तराखंड? आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपके बस का कुछ नहीं है। आप ताश के पत्तों की तरह केवल मुख्यमंत्री बदलते जाइए। ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी उसका पता नहीं है, और आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप चुनावी घोषणाएं। ये घोषणा केवल और केवल हमारे बिजली आंदोलन को तोड़ने के लिए की है। आपको 300 यूनिट देनी पड़ेगी, जल्दी दीजिए फटाफट, नहीं तो हमारी सरकार हमारी आ रही 2022 में, और हम देंगे इस राज्य को 300 यूनिट। कहां से लाएंगे हम बताएंगे आपको, आप पूछिए कैसे देंगे करके। आपके जो अधिकारी इस ग्रिड को फेल करके बाहर से बिजली मंगाते हैं अपने कमीशन के लिए, हम उसको रोकेंगे। आपने देखी इस प्रदेश में लीकेज कितनी हो रही है? क्यों अल्मोड़ा की लीकेज कम होती है, बागेश्वर की लीकेज कम होती है, चमोली की लीकेज कम होती है, रुद्रप्रयाग की लीकेज कम होती है, और उधम सिंह नगर में वो लीकेज बढ़ जाती है, देहरादून के इंडस्ट्रियल एरिया में वो लीकेज बढ़ जाती है, हरिद्वार में वो लीकेज बढ़ जाती है। क्यों नहीं रोका आपकी सरकारों ने? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार, इसलिए उस लीकेज को नहीं रोकना चाहिए। लीकेज के नाम पर चोरी करके 900 करोड़ का हर साल यहाँ घोटाला हो रहा है। नवीन भाई, एक बार मैं जोशी जी से जवाब लूं प्रदीप टम्टा जी की टिप्पणी में। जोशी जी, प्रदीप टम्टा जी, एक मुद्दा तो आपको ये लग रहा होगा कि साहब आप भी इस पे काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ये फ्री बिजली पे कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी और बीजेपी ने सीधे ये झटक लिया, तो आपको लगता है कि आपके एक एजेंडे से आपको ये झटका तो पहुंचा है? आवाज नहीं आ रही। प्रदीप जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने अपना ऑडियो म्यूट किया हुआ है। आपने अपना ऑडियो म्यूट किया हुआ है। प्रदीप जी, एक बार जरा अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ, रमेश जी, हाँ, बुनियादी प्रश्न है कि सरकार को किस समय, जब उसका अपना काल था, जब मांग थी, आप उस समय खामोश रहे। प्रतिपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। थोड़ा सा प्रदीप जी कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है, थोड़ा ठीक हो जाए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं खामोश रहे। एक जी, दूसरी चीज, मैं एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लो तो फिर क्या कहता हूँ कि नहीं तो आपकी कनेक्टिविटी दिक्कत आ रही है जी, प्लीज बोलिए। हाँ, बोलिए सर। हाँ, ये दूसरा, जोशी जी ने कहा कि हम ये
कोरोना कारण हुआ है। तो कोरोना का अगर आपको राहत देनी थी तो जब से वेव 1 चली थी मार्च 2020 से, तब से तत्काल लोगों को राहत देने की बात होती कि हम तब से सारे बिलों को माफ करें, जो दिया है उसको आगे एडजस्ट करेंगे। आपकी वहां कोई पुष्टि नहीं दिख रही है। जोशी जी ने अभी कहा कि नौकरियों के संदर्भ में तीरथ सिंह निवर्तमान मुख्यमंत्री ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा कर दी कि हम 20,000 देने जा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री से ये एजेंडा उन्होंने छीना, हम कोई एजेंडा नहीं छीन रहे। लेकिन मैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आपको इशारा दे रहा हूं जी। ये 20,000 पद कहां से भरेंगे, क्या भरेंगे, अभी किसी को मालूम नहीं है। देखिए, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आंदोलनरत थे, उनकी जीएसटी तक ये लोग काट लेते थे। हाईकोर्ट ने कहा किसी भी सरकार को कि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, सैलरी में जीएसटी काटने का कोई अधिकार नहीं। एक चीज है। दूसरी चीज है, आउटसोर्सिंग में आपने सर्विस बंद नौकरियों को बंदर बांट की। 10,000 गढ़वाल क्षेत्र में आए तो इधर कुमाऊं क्षेत्र में 5,000 आई है। महत्वपूर्ण निर्णय है। क्या ये 20,000 नौकरियां किस माध्यम से दी जा रही हैं? हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कहा 22,000 नौकरियां देते हैं, आपके पास बजट का भी उसकी भी आपको व्यवस्था बजट की बात पड़ेगी। नहीं, बजट की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सवाल क्या है कि इसका माध्यम क्या होने जा रहा है। हाईकोर्ट उत्तराखंड सरकार को कहा है अपने निर्णय में, द स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक पोस्ट थ्रू एजेंसी ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन कन्फॉर्मिटी विद आर्टिकल 14 एंड 16। राज्य सरकार अपने लोक सेवा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा नौकरी दे और संविधान के अनुच्छेद 16 का अनुपालन करते हुए दे। लेकिन राज्य खामोश है। हजारों पद खाली पड़े हैं, इसलिए नियत पर शक होता है। नहीं सर, लेकिन जब आपके पास टंटा साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये आज से पद खाली पड़े साहब, ये तो जब आप भी थे तब भी ये पद खाली पड़े थे। ये बैकलॉग कोई आज का है जो आप बता रहे हैं? सर आपके टाइम में भी तो ये सब बैकलॉग खाली कर रहा हूं। ये बैकलॉग की बात नहीं है, ये आउटसोर्सिंग के वो मैं आपकी बात समझ गया, जो टिप्पणी कोर्ट ने आउटसोर्सिंग को लेके की है उस पे। लेकिन सुरेश जोशी जी, मैं आपके अभी इससे पहले आपके पावर मिनिस्टर थे सेंट्रल में, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा साहब राज्य सरकार जिसको फ्री बिजली नहीं दे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को बजट की व्यवस्था करनी होगी। बिजली फ्री में नहीं मिलती है, बिजली खरीदनी पड़ती है, इसलिए उसका पैसे का प्रबंध पहले आपको करना होगा। मेरा आपसे सवाल यह है, कल जो घोषणा हुई है क्या उससे पहले उसका होमवर्क कर लिया गया था? क्या वित्त विभाग को कॉन्फिडेंस में लिया गया था कि साहब हम ये करने चाह रहे हैं और इसकी बजट की व्यवस्था आपको करनी होगी? क्या ये व्यवस्था कर ली गई थी सुरेश जोशी जी? देखिए रमेश जी, पहली बात तो देखो, आपका प्रश्न अपनी जगह है, प्रदीप जी का भी प्रश्न है, और हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, बड़ा चिल्ला चिल्ला करके बड़ा जोश था उन पे, उनका भी प्रश्न है। देखिए पहली बात तो मैं एक एक के प्रश्न का उत्तर दे दूं। भ्रष्टाचार की अभी बात हो रही थी कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस सरकार के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में बेल में हैं दिल्ली में, वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसके 11 विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ गए। अरे सुन लो, अरे भाई आप देखो, अब ये चिल्लाना बंद करो। अरे सुन लो, ये चिल्लाना बंद कर दो। अरे सुनो भैया, शुरू कर दिया था, आपको याद है ना? अब ये विधायकों को घेर रहे हैं, जगह जगह उनके निवासों को घेर रहे हैं, राज्य में आंदोलन कर रहे हैं। हमने बिजली के बिलों को जलाया है, हम मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी कर रहे हैं, तब जाके आनंद फानंद में आपने हवाई घोषणा की है, बिना आधार बिना होमवर्क के। आपके पास बजट नहीं है, कैसे बजट दोगे? रमेश जी, मैं चिल्लाने वाली बहस नहीं करता। बात आइए, दिल्ली में मत जाइए, उत्तराखंड में डिबेट हो रही है, उत्तराखंड के विषय में बात आइए। उत्तराखंड में कैसे करोगे? नवीन जी एक मिनट, मैं एक ऐसी डिबेट चाहता हूं जहां पर हर कोई बहुत सलीके से एक दूसरे को सुने। आपका जब मौका आएगा आप जोशी जी की बात का जवाब दे दीजिएगा। जोशी जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास आऊंगा। देखिए मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हमारे प्रेशर में, मैं कह रहा हूं कि भाई जिस पार्टी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कद है, और उनके हम क्यों प्रेशर में आएंगे? क्या उत्तराखंड राज्य बना तो आम आदमी पार्टी बन गई थी? क्या इनका प्रेशर था? क्या उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस बीजेपी की सरकारें चली, क्या इनका प्रेशर था? ये जो प्रेशर वाली बात कर रहे हैं कि हमारे कहने पर क्या, इनके कहने पे तो देखो कोई कुछ कहने वाला नहीं। मैं इनसे मित्र से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि भाई आपको अगर उत्तराखंड के आप इतने हितैषी हैं, दिल्ली के अंदर
उत्तराखंड के 25 लाख लोग लगभग निवास करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसने अरविंद केजरीवाल जी ने, उनकी सरकार ने कहीं अपने इर्द गिर्द भी किसी प्लानिंग में रखा हो। अब आप बताइए, मोहनिया जी को ये यहाँ का क्या प्रभारी अध्यक्ष बना के लाए? भाई आखिर बताइए, इस उत्तराखंड को लूटने और उसको बर्बाद करने के लिए प्लानिंग तो केजरीवाल पहले से कर चुके हैं। इसलिए जो है कि ये लूटने और पिटने हम नहीं देंगे इनको। ये गलत बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। ये उत्तराखंड जानता है। नहीं जोशी जी, कौन से लूटने की बात? नहीं, जो उत्तराखंड को लूटने के लिए दिल्ली से केजरीवाल, लग रहा है कि दिल्ली में इन लोगों ने लूटा है साहब, सारी एजेंसीज तो आपके पास है, सारी एजेंसीज तो आपके पास है, आप किसी से भी जांच करा सकते हैं। इसे देखिए, सुनिए रमेश जी, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि जब सारी एजेंसीज हमारे पास नहीं है, वो सरकार के पास है। हमारी कोई एजेंसी नहीं है, सरकार की एजेंसी, उसका सिस्टम है। सुनिए उस सारी एजेंसीज के कारण तो 11 विधायक आज भ्रष्टाचार में जेल हैं। 11 विधायक तो जेल लेकर के बेल पे हैं। इनके हर मंत्री जेल पे हैं। 5-5, 7-7 करोड़ रुपया घर के अंदर ईडी छापा मार करके इनके मंत्री के घर से 4 करोड़ रुपए निकाल रहा है। ये क्या हमारे मंत्री के घर से निकाला क्या? तो क्या बात आप कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये नियम की बात करेंगे, ये कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। सुनिए रमेश जी, आप नवीन जी को जवाब देने दीजिए। आपने एलिगेशन लगा लिया, उन्हें भी जवाब देने दीजिए। नहीं, रमेश जी, सुनिए, आप सुनिए, आप सुन लीजिए। हाँ बोलिए नवीन भाई। हाँ नवीन भाई बोलिए। आप प्रदीप जी की बात, प्रदीप जी ने जो विषय रखा, 5 बार सीबीआई की रेड पड़ी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में 5 बार सरकार की, क्या मिला आपको? 5-5 बार आपने रेड मारी, ईडी की रेड पड़ी, क्या आया उसमें? अरे कुछ भी नहीं आया। 2-4 मफलर मिले थे अरविंद केजरीवाल जी के, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। और जो आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं दिल्ली में, अगर उत्तराखंड के मंत्री के घर में जो 4 करोड़ रुपए मिले, 4 करोड़ से तो यू आर मिनिस्टर, मान्यता किसने उसमें दी? क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने दी। आपने क्या मंत्री पद से हटाया उसको? हमारी संस्कृति को बचाने के लिए किसी ने अगर आपके विधायक के घर पे जो असला मिला, आप यहाँ उत्तराखंड में सोच भी नहीं सकते जो हमारी सरकार ने उत्तराखंडियों के लिए दिल्ली में कर दिया। आपकी उतनी सोच ही नहीं है जितने हम कर चुके हैं। आप बात कर रहे हो वहां पर, बताओ तो सही, बताओ तो सही, किया क्या? बताओ तो सही। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक नाम तो बताओ नवीन भाई। कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने उत्तराखंडियों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। नवीन भाई, सरकारी मान्यता के रूप में हो, चाहे भाषा एकेडमी के। नवीन भाई, अगर आपने काम किया है तो उत्तराखंड की जनता इसको देख रही है, वो फैसला करेगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको लगता है? एक मिनट जोशी जी, नवीन जी, एक मिनट। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको लगता है कि साहब कोई भी घोषणा करने से पहले आप बहुत बढ़िया होमवर्क कर लें? बिकॉज मुझे लगता है कि सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के भरोसे आपको कुछ भी घोषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में कब मामला इधर उधर हो जाए कुछ पता नहीं रहता। बहुत सही सवाल किया रमेश जी आपने। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर वर्ष वित्त वर्ष में जब बजट पास होता है उस समय पूरे साल का प्लान का खाका जनता के बीच में रखा जाता है। आपने बीच में एक बहुत सही सवाल किया कि मंत्री जी ने घोषणा कर दी है वित्त विभाग में फाइल अटक जाएगी, पास नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ष में ये प्लान में नहीं था सरकार की। दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री ने 22,000 लोगों को रोजगार देने की बात करी। आप ये बताइए, इन्हीं की सरकार में इन्हीं का जो है आयोग का सचिव संतोष बड़ोनी कहता है कि हम 7,000 आदमियों को भी 6 महीने में नौकरी नहीं दे सकते। इस प्रक्रिया बड़ी लंबी है और इसमें साल भर लग जाता है। दोनों बातों को नकारा जा रहा है सिस्टम के तहत। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी 3,000 स्कूल बंद कर दे, 108 के कर्मचारियों को बाहर निकालकर आउटसोर्सिंग एजेंसी, वो भी इनके सांसद की, उससे ये उत्तराखंड को लूटने की बात करें। रोडवेज के कर्मचारियों को जो उनको रेगुलर करना चाहिए था उनको हटाकर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के हाथ में देकर उत्तराखंड को बर्बाद करने की नीति रखते हो। जिनकी महिला कल्याण मंत्री जो है वो अपने रिश्तेदारों को आउटसोर्सिंग एजेंसी से नौकरियों पर बाहर के लोगों को रखने की बात करे, ऐसी भ्रष्ट और बेईमान भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये शोभा नहीं देता कि जाते वर्ष में मात्र 4 महीने में जनता के बीच में शगुफा छोड़ें कि हम बिजली फ्री देंगे, हम 22,000 नौकरियां देंगे। ये झूठ और बेईमानी आखिर कब तक चलेगी? हम आपसे निवेदन करते हैं, 22,000 नौकरी छोड़िए, जो संविदा कर्मचारी इन्हें रेगुलर कर दीजिए। जो हमारी आंगनवाड़ी वाली महिलाएं हैं उनके मानदेय की स्थिति में सुधार कर दीजिएगा। हम कब कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड के लिए अच्छे नहीं हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप अपने लोकायुक्त कानून को सख्ती से लागू करें। आपको नेताओं को जेल क्या, काला पानी भेजने के लिए तो हम बैठे हैं।
आरटीआई के माध्यम से। आप आरटीआई कानून कमजोर कर देते हैं, उत्तराखंड के तमाम संसाधनों में बाहर वालों को बैठाते हो और चुनाव के समय पर केवल आप उत्तराखंड की जनता को गुमराह करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुख्यमंत्री ने बिजली सस्ती की घोषणा क्यों नहीं करी? और क्या कारण है कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बिना विभाग में जाए, बिना विभाग की स्थिति को जाने, हम 40 से 50% जो है पीक आवर्स में बाहर से बिजली खरीदते हैं। उत्तराखंड का बिजली विभाग कर्ज में डूबा हुआ है। लाइन लॉस के इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में है, इन पे कार्रवाई नहीं होती। एमडी से लेकर अभी मैं थोड़ा सा, अभी बिजली की बात हो गई, शांति प्रसाद भट्ट, मुझे लगता है कि देखिए अब ऐसा नहीं, आपने कह दिया तो ये गले की फांस भी बन जाएगा अगर आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। प्रदीप जी, आपको लगता है कि कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल मैटर है वो ये समझ चुका है कि साहब कुमाऊं में हम कमजोर हैं, इसलिए उन्होंने सारी अप्रोच अपनी कुमाऊं की तरफ लगा दी है। और हरीश रावत जी भी क्योंकि कुमाऊं से आते हैं, वहां पर उनको माना जाता है बहुत मजबूत हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा उनको उन्हीं के घर में घेरने की कोशिश शुरू हो गई है? बहुत सही सवाल किया आपने। आप इस बात को समझिए कि भगत सिंह कोश्यारी को स्ट्रीम राजनीति से बाहर करने वाले कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने उनको राज्यपाल बनाया, और भगत सिंह कोश्यारी जी की राजनीतिक कुशलता देखिए, सबका सुक्सा लगा दिया उन्होंने, और अपने नौजवान चेले को जो कभी पीआरओ थे उनको आज राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। जिसको मुख्यमंत्री कार्यालय का अनुभव ना हो, जिसे कैबिनेट का अनुभव ना हो, उसको यहाँ पर सरताज बना के भगत सिंह कोश्यारी ने यह तय कर दिया कि जिन्होंने मुझको राजनीति से दूर किया, मैंने उनकी राजनीति खत्म कर दी है। ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप दूसरों की अंदरूनी लड़ाई का आनंद लीजिए जरूर, लेकिन अपने यहाँ के भी घर को थोड़ा दुरुस्त करिए, क्योंकि आप यहाँ का एक क्षेत्रीय दल हैं। आपको भी लोग भी आप पे बहुत भरोसे की नजरों से देखते हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रदीप जी, आप जवाब दीजिए। ओके प्रदीप जी। जी हाँ भट्ट जी, मैं कह रहा हूं हरीश रावत जी क्या घिर गए हैं कुमाऊं में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने ये उपक्रम कर रही है इस बीच में लगातार, अगर आप देखेंगे 5-6 महीनों में, वो उसी हताशा निराशा कब उसको दिखाती है कि 2022 उत्तराखंड उनके हाथ से निकल रहा है। उस हाथ से निकलते वो तमाम दाव कर रही है, और इस दाव में नया लेटेस्ट उन्होंने जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुमाऊं से बना दिया, एक वर्ग का बना दिया, फिर केंद्र में भी एक मंत्री कुमाऊं से बना दिया। हरीश रावत जी सिर्फ कुमाऊं के लीडर नहीं है, वो उत्तराखंड के लीडर हैं। वो कुमाऊं, गढ़वाल, पहाड़, मैदान सबको रिप्रेजेंट करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने कारणों से गिरी है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी असफलता के चीजों पर क्या कहते हैं नजर देना नहीं चाहिए कि पिछले हमने सरकार बनाते हुए उत्तराखंड की जनता ने भरपूर भरोसा उन पर किया था, और उन्होंने कुछ संकल्प लिए थे, कुछ वायदे किए थे उत्तराखंड की जनता से, चाहे भ्रष्टाचार के फ्रंट में हो, चाहे रोजगार के फ्रंट में हो, चाहे महिलाओं के फ्रंट में हो, चाहे दलितों और जनजातियों के बीच का सवाल हो। उन तमाम सवालों में भारतीय जनता पार्टी असफल होगी। जब आदमी असफल हो जाता है तो हताश, तो फ्री प्रयोग करने लगता है, आप कह रहे हैं, तो फ्री वाले प्रयोग करने लगता है। अच्छा सुरेश जोशी जी, आपका तो राजनीतिक गणित बहुत अच्छा है। चलिए एक जवाब ईमानदारी से दे दीजिए, ये बात सच है ना कि भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं में अपने आप को कमजोर मान के चल रही थी? सच बताइएगा। हेलो, देखिए पहली बात तो रमेश जी, देखो आदरणीय प्रदीप जी ने 2-3 विषय कहे कि उन्होंने कहा कि भाई जो कर्मचारियों वाला विषय था उसमें बड़ी गंभीरता का विषय है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट का ये डिसीजन है और हाईकोर्ट के डिसीजन के आधार पर सरकार को चलना चाहिए। आउटसोर्सिंग से जो नियुक्तियां हो रही हैं उनको बंद करना चाहिए, और जो है कि आउटसोर्सिंग के थ्रू जो नियुक्तियां हो रही है उसमें जीएसटी का विषय क्यों होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोगों ने उत्तराखंड बनवाया और उसके बाद जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार के जो मुखिया अपने परम आदरणीय जो है कि नरेंद्र दत्त तिवारी जी थे, और उस सरकार का कहीं न कहीं पार्ट जो है प्रदीप जी भी थे। तो ये उपनल की जो स्थापना हुई, जो आउटसोर्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तराखंड, उपनल से जो शुरू हुआ, ये शुरुआत ही कांग्रेस ने की थी। तो अगर आपको ये नीति जो आज लग रही है कि भाई उपनल से हमने शुरुआत की थी, तो आखिर ये तो आप ही की शुरुआत है। भाई आउटसोर्सिंग उपनल को आपने ही बनवाया, और उसके बाद फिर आउटसोर्सिंग बनते गई, कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स, कई दूसरी प्रॉब्लम्स। और ये फिर दूसरी बात क्या है कि अगर केंद्र में भी आप देखेंगे तो जब आप सरकार में थे, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे,
उस समय जो है कि केंद्र ने भी आउटसोर्सिंग मनमोहन सिंह जी ने वहां शुरू की। तो ये दोनों ही स्टार्ट अगर आप सेंट्रल की भी बात करते हैं, स्टेट की भी बात करते हैं, आप बदल नहीं सुनिए आप बदल देते। नहीं रमेश जी, मैं देखो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो पेंडोरा बॉक्स है। मैं सुरेश जोशी जी आप सब लोगों से कह रहा हूं, ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है कि जिस दिन समाधान की बात आएगी आप सब लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे। क्योंकि देखिए, समान काम के लिए समान पे के लिए हर कोई, मुझे लगता है, उसका अधिकार है। लेकिन यहां क्या होता है, दो व्यक्ति हैं, एक ही काम के लिए दोनों को अलग अलग पैसे मिल रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और मुझे लगता है इसमें सबको बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए। बट मेरा सवाल, मैं आउटसोर्सिंग के मुद्दे पे कभी और चर्चा कर लूंगा। मेरा सवाल ये था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया था, उसके इंटरनल सर्वे ये बार बार कह रहे थे कि उसको बहुत भारी नुकसान कुमाऊं में होने जा रहा है? देखिए रमेश जी, जहां तक कुमाऊं की 29 सीटें हैं, मैं हर सीट को जानता हूं और बेसिकली देखो, मैं चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी जो संगठन ने मुझे काम दिया या जहां तक मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है कि ठीक है, वो बात नेचुरल है। अगर हम 2002, 2007, 2012 अगर तीनों चुनावों को देखें और उसके बाद 2017 देखें, 17 का चुनाव एक ऐसा था कि भाई जिसमें हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए थे और बाकी चुनावों में तो कांग्रेस के साथ हम मुकाबला कर ही रहे थे। बाकी चुनावों में हम कांग्रेस के साथ मुकाबला कर ही रहे थे भाई। अगर हम 15 सीट में, 17 सीट में हम रहते थे, 12 सीट में कांग्रेस रहती थी, हम 8 सीट 10 सीट में रहते थे, कांग्रेस 15 सीट पे रहती थी। यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होता था कुमाऊं में। तो इसलिए जो 22 का चुनाव होगा, 22 के चुनाव में मुझे लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा कंफर्ट पोजिशन में होगी। उसके पीछे के कई कारण है। देखो, जैसे अब जैसे आप सोचिए, हमें पहले कैबिनेट रैंक दिया गया था, अब उसे एमओएस कर दिया गया। पहले गढ़वाल से कैबिनेट रैंक था, उसे उठा के, तो आज मैं सुन रहा था, कई लोग गढ़वाल के लोग सोच रहे थे, साहब हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, कि हमारे यहां से रिप्रेजेंट क्यों खत्म कर दिया। नहीं देखिए रमेश जी, पहली बात तो मैं बताऊं, जब गढ़वाल से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे और निशंक जी मंत्री थे, तब तो कोई ऐसा नहीं था, तब भी तो ये था ही। अच्छा, अगर आप बैलेंस और इनबैलेंस की बात करते हैं तो आज भी अगर हमारे जो महत्वपूर्ण पद हैं, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष का पद कहते हैं तो गढ़वाल जोन में ही है। दो लोकसभा के जो राज्यसभा के सांसद हैं, अनिल बलौनी जी और अपने नरेश बंसल जी, वो दोनों भी गढ़वाल से हैं। तो अगर एक एमओएस उत्तराखंड में यहाँ इनको मिल गया और मुख्यमंत्री जी का वहां से हो गया, तो ये कहां से गढ़वाल आ गया, कहां से कुमाऊं आ गया? मुझे तो समझ में नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टीज की देन है साहब। ये जो मैं आज कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, ठाकुर, ब्राह्मण जो भी चर्चा कर रहा हूं, ये सब आप राजनीतिज्ञों की देन है। वरना हम तो उत्तराखंड को उत्तराखंड की दृष्टि से देखते हैं। ये जितने भी आपने डिफरेंशिएट क्रिएट किए हैं, सब आप लोगों की देन है। ये कोई हमारे उत्तराखंडियों की देन नहीं है, ये पॉलिटिकल मास्टर्स की देन है। प्रदीप जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? हाँ जी रमेश जी, ये जो मैदान, पहाड़, ये सब आप राजनीतिज्ञों की देन है साहब। एक आम उत्तराखंडी तो इस नजरिए से नहीं देखता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कुमाऊं से बन गया तो आप उसको कुमाऊं का प्रतिनिधि कह दीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ। हरीश रावत जी मुख्य प्रदेश अध्यक्ष थे, राजेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, कभी इस पर सवाल नहीं उठाया कि कुमाऊं से हुआ। और जोशी जो बात कर रहे हैं कि ये कुमाऊं, मैं इसको कुमाऊं और गढ़वाल के संदर्भ में मैं भी नहीं सोचता हूँ। ये हमको तलकी है कि इस देश की बड़ी समस्या होगी कि हम जब समस्याओं के समाधान की ओर जाते हैं तो समाधान पर विचार न करके हम विभिन्न क्रीड, कास्ट, रीजन कहाँ बांटने की कोशिश करते हैं। बुनियादी सवाल उत्तराखंड का है सर। प्रदीप जी, आप लोग जब आप टिकट देते हैं ना, तो आप इन सारे समीकरणों को अपने सामने रखकर देते हैं। ये बात भी तो सच है भाई। एक इतना प्यारा प्रदेश, एक इतना अच्छा प्रदेश, प्रकृति के आशीर्वाद से आच्छादित प्रदेश, आपने उसे मैदान, पहाड़, ठाकुर, ब्राह्मण, कुमाऊं, गढ़वाल, इस पे बांट के रख दिया है। देखिए, हमने तो बांटा नहीं है। हम तो देखे भट्ट जी हाथों के कारीगर लोग हैं, हमने समाज को आगे बढ़ाया है। लेकिन चश्मे में लोग हमको भी अभी उसी चश्मे एक खांसे में काट देते। हम उत्तराखंड के तमाम आंदोलनों में रहे, विश्वविद्यालयों में रहे, हम कांग्रेस में भी रहे, लेकिन ये समाज का जो दृष्टिकोण है इसको बदलने की जरूरत है। लेकिन एक चीज आप ही बताइए कि कौन बांट रहा है। जोशी जी ने भी कहा है कि हाईकोर्ट के एक निर्णय में इसको सरकारों को सोचना चाहिए कि कहाँ से चूक हो रही है।
In Garhwal region, total 12,118 person, unskilled, semi-skilled, skilled, highly skilled, and officer are engaged in through UPNL. And whereas in Kumaon region, 5,953 has been engaged. तो ये जब हम सरकार है इस तरह से चीजों को बांटती है, तब बढ़ता है कि हम कुमाऊं गढ़वाल में ओके, लेकिन जब मेरिट के आधार पर चीजों को नहीं देते, इस पर हमको सोच, आप फ्री बिजली दे रहे हैं, आप लोगों को राहत दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जोशी जी, मैं आज ही मैं प्रदीप टम्टा जी, मैं आपके लिए भी बता रहा हूं सर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, आई एग्री विद यू। द पॉइंट इज, आज हमारे 303 जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं वो अपने स्टाइफंड बढ़ाने के लिए पिछले एक हफ्ते से धरना दे रहे हैं, और सर उनको 7,500 रुपए मिलता है मनरेगा की दिहाड़ी के आसपास, और बाकी राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो है वो 17,000 देता है, छत्तीसगढ़ 17,900 देता है, मैक्सिमम आप 23,000 तक दे सकते हैं। सर आप पहले इनको रिजॉल्व करिए, जो 3 अगले जो फ्रंट लाइन कोविड वर्कर्स हैं उनको आप पहले राहत दीजिए। सुरेश जोशी जी, अब इनको ये 330 लोगों को राहत कौन देगा साहब? मैं आज ही उनसे बात कर रहा था सर, 303 बच्चे सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब हम फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, आप हमारा स्टाइफन बढ़ा दीजिए, और कितने सालों से वो मांग कर रहे हैं। देखिए, पहली बात रमेश जी, मैं आपको बताऊं कि जो उपनल के थ्रू या आपके आउटसोर्सिंग के थ्रू या इस तरह के जितनी भी नियुक्तियां हैं, ये कहीं न कहीं देखिए इसमें बड़े डिफरेंसेज हैं। विभागों के हिसाब से भी उसके बहुत ज्यादा अंतर हैं, और योग्यता के आधार पर भी अंतर हैं। और ये बात भी निश्चित है कि जितना हमारा संविदा कर्मचारी काम करता है, उतना ही जो हमारा परमानेंट कर्मचारी भी काम करता है, बल्कि संविदा वाला ज्यादा करता है। ये निश्चित तौर पर देखिए, मैं इस बात को आपकी स्वीकार करता हूँ। देखो, हर चीज पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखी जाती है। निश्चित तौर पर जो भी हमारे युवा इस तरह के हैं, हम सब लोगों को मिलकर के, प्रदीप जी को भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए, और आपके और अन्य दल के लोगों पे भी इस पर सहमति रखनी चाहिए। ये विषय एक ऐसा विषय है कि इसका समाधान निश्चित तौर पर होना चाहिए, और राज्य के हित में होगा सर, वरना ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा बनी रहेगी। और ये देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल व्यूज है या कोई ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का प्रश्न है। ये प्रश्न उत्तराखंड के विकास का है, और उत्तराखंड के जो हमारे नौजवान मित्र जो साथी हैं, उनके समस्याओं के समाधान के साथ साथ उनके अपने भी जो है कि डेवलपमेंट का। देखो, आदमी इरिटेट होता है। आपको अगर 7,000 10,000 रुपए वेतन मिल रहा है, आपने एमएससी किया, बीएससी किया, बीएड एमएड किया है, और आपके साथी को जो है कि 45,000 मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर वो एक उसकी डे टू डे क्या होगा कि भाई वो नीचे जाते रहेगा, उसके अंदर एक हीन भावना आएगी। तो ये निश्चित तौर पर देखो, मैं इस बात का समर्थक हूँ शुरू से, मैं आज भी कह रहा हूं इस बात को कि भाई इसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल, और हमने लेकिन जोशी जी, आई एग्री, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात की पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठकर। मैंने वो 330 बच्चों की बात की जो साहब अपना स्टाइफंड बढ़ाने के लिए हैं। आप इतनी भारी भरकम राहत, इससे मैं देख रहा था 8×5 = 12, यानी 12 लाख के लोगों के आसपास ये फायदा पहुंचेगा। मैं तो 330 लोगों की एक छोटी सी डिमांड की बात कर रहा हूं सर। कल हाईकोर्ट ने भी आपसे कह दिया, उनका भी भला कर दीजिए, क्योंकि तीसरी लहर के लिए सारी तैयारियां होनी है, और वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं आपके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज ही जो है हम स्वास्थ्य मंत्री जी से, मैं बहुत लंबी मेरी वार्ता हुई थी, मैं सुबह बैठा था, बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने डिस्कस की थी, और मुझे उन्होंने कहा भी कि मैं 1-2 दिन में बहुत नीचे स्तर तक के जो मेरे कर्मचारी हैं, मैं उनके बारे में सोच रहा हूं। और उन्होंने बोला भी कि भाई मेरे लैब टेक्नीशियंस हैं, मेरी जो नीचे एएनएम हैं, या इस तरह से आशा कार्यकर्ता है, तो मैं इनके बारे में एक बहुत बड़ा कोई इस तरह का कार्य करने जा रहा हूं कि जिससे कम से कम इनको राहत भी मिलेगी। और उनके साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी कही, मैं ये चाहता हूं कि भाई गाँव के अंदर जो है जो आशा वर्कर है वो कैसे मतलब जो है कि गांव के लोगों को राहत दे सके, मैं उस विषय पे काम करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है आपके सारे मिनिस्टर जो है वो मिरेकल करने के मूड में हैं। अभी एक दिन आए हुए नहीं, और इतने लंबे लंबे थॉट्स उनके दिमाग में आने लग गए। जोशी जी, कम ऑन जोशी जी, आपके पास वो डिपार्टमेंट नहीं है, आपको उस डिपार्टमेंट के मालूमात नहीं है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि साहब इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। सर कम ऑन, हमें सर जोशी जी, जब मैं लोकसभा टीवी में, प्रदीप टम्टा जी इसके गवाह होंगे, मैं लोकसभा टीवी में भी 8 साल रहा हूं सर, और मैं वहां तब भी ये कहता था, कम ऑन, आप ना होमवर्क तो करके आइए सर।
सब मिरेकल करने के मूड में है कि कौन मंत्री किससे आगे निकलने की सोच रहा है। अभी कल आप कह देंगे साहब कि हम उत्तराखंड की रोड्स जो हैं वो जर्मनी और हॉलैंड से भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे, और देख लीजिएगा ये स्टेटमेंट भी अगले 2-3 दिनों में आ जाएगा। सर कम ऑन, हमें ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। मैं 10 सेकंड में आपकी बात का जवाब ओके, उसके बाद मैं नवीन जी के पास जाऊंगा। सुनिए, नहीं सुनिए रमेश जी, कोई अगर अच्छी सोच से अगर किसी बात को बोल रहा है, अब वो इम्प्लीमेंट होगी नहीं होगी मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई अच्छी बात को सोच रहा है और उसको करने की अगर वो उसके अंदर काबिलियत है या इच्छा शक्ति है तो बुरा क्या है, आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि देखो सर, अगर मैं तो आपको दोनों हाथों से प्रणाम कर रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है सर, सबका भला करिए, लेकिन ये 330 जो हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनका तो काम कर दीजिए, बाकियों का आप बाद में करिएगा, इनका कल आप कर दीजिए काम। मैंने उसी के संदर्भ में जो आपने 330 की बात कही है, मैंने उसी के संदर्भ में कहा कि माननीय मंत्री जी ये सोच रहे हैं, अब वो करेंगे क्या करेंगे आगे उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है, मैं तो मंत्री नहीं हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर रमेश भट्ट एक अच्छी डिबेट कराते हैं, प्रदेश के हित के लिए कराते हैं, और प्रदेश के आपकी डिबेट को लोग सुन करके उससे कोई अच्छी चीज निकालते हैं, तो बुरा क्या है मुझे बताइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे से अच्छी बातें निकले न निकले, लेकिन मैं चाहता हूं सुरेश जोशी जी से वो जरूर सीखें। और याद रखिएगा जोशी जी, ग्राउंड में आप ही लोग जाते हैं, आज आपको एएनएम भी सुन रही है, आशा कार्यकर्ता भी सुन रही है, वो सारे लोग सुन रहे हैं, और वो तब आपको याद दिलाएंगे कि देवभूमि डायलॉग में आपने कहा था कि मंत्री जी ने पहले दिन ही आके कहा मैं सबका भला करने के मन में आया हूं। रमेश जी देखो, मैं तो देखो आपको एक बात, हेलो सर मैं सुन रहा हूं आपको। देखिए, मैं तो आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि मैं शांति भट्ट जी को भी जानता हूं, अपने नवीन भाई को भी जानता हूं, अपने आदरणीय प्रदीप जी को भी जानता हूं। देखिए, पहली बात क्या है कि हम अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर के जरूर बैठे हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर या दिल के अंदर सबके एक ही बात है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। आई एग्री, आप सब उत्तराखंड के मामले में एक हैं। आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कहा था हम तेल के दाम करेंगे, तेल के दाम कम करेंगे, इससे तो उत्तराखंड की संपूर्ण जनता को राहत मिलेगी। कब तक कम होंगे? देखिए रमेश जी, जिस प्रश्न को आप मेरे से पूछ रहे हैं उसका उत्तर मैं इसलिए नहीं दे सकता हूं कि मैं आपके जवाब का मैं मिनिस्टर भी नहीं हूं। ये कहना आसान है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये सब बातें कहनी आसान है साहब। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन आपका उस तेल से होता है, पेट्रोल प्राइसेस से होता है, डीजल से होता है, एक झटके में आपने कह दिया जी हाँ हम कम करेंगे। अगर साहब इतना स्कोप होता तो केंद्र सरकार कम कर देती। देखिए, पहली बात यह है ना कि भाई ये विषय जो है जो लोग उसके अंदर रहे, देखो प्रदीप जी इस बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गारंटी के साथ कह सकता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी भावनात्मक रूप में ये बयान दे दिया होगा। उन्होंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी से नहीं पूछा होगा क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं। देखिए, ऐसा है ना, देखिए कि राजनीति में जब हम लोग काम करते हैं तो अगर हमको इम्प्लीमेंट किसी बात को करना होता है तो उस पर भावना नहीं चलती है। भावना तो देखो जनता के अंदर, अगर जनता के दुख दर्द के लिए हम खड़े होते हैं वहां पर भावना चलती है। जहां पर हमको किसी विषय को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा वहां भावनाओं का स्थान नहीं है। नवीन जी, आपको लगता है कि आप जब आएंगे तो आप इस 200 को 300 ले जाएंगे, या आपका और बड़ा एजेंडा है कि आप 500 तक ले जाके? क्योंकि अब तो मुझे लगता है कंपटीशन इस बात पे होगा कि कौन ज्यादा सस्ती बिल्ली और कितने यूनिट तक देता है उत्तराखंड की जनता को। देखिए रमेश जी, सीधी सी बात है, अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसमें 300 यूनिट दी जा सकती है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पिछले 20-21 सालों में जो दोहन किया उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू रिसोर्सेज को कभी ध्यान में नहीं दिया गया। हमारी यहाँ की सरकारें हमेशा ही शराब को मुख्य रेवेन्यू का रिसोर्स मानती रही, उन्होंने उसी के इर्द गिर्द काम किया और उसी में वो रहे। अगर हो सकता हमारा किसी और सेक्टर को हमने देखा होता, दो तीन सेक्टर्स को देखा होता, तो हमारी रेवेन्यू बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो हमें सत्ता में आते ही रेवेन्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा और राहत भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी 300 यूनिट का हम वादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इंडस्ट्रियल एरिया और दूसरे एरिया के लिए भी करेंगे, क्योंकि अगर बिजली सस्ती मिलेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तरक्की तभी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें इन 2 रीजन जो हम बार बार कहते हैं कि हम अपना नाम उन रीजन का नाम वैसे नहीं लेना चाहते क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, उससे ऊपर उठकर हम पूरे एक उत्तराखंड, समग्र उत्तराखंड को लें और उस भावना से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर
मुद्दों की राजनीति पर अगर हम आएंगे तो उस दिन उत्तराखंड का विकास हर संभव होगा। और सारे प्रबुद्ध लोगों से भी ये अनुरोध है कि वो उत्तराखंड को उत्तराखंड की तरह देखें और हम भी अपने आप को उत्तराखंडी समझें। तीसरा सवाल जो भाई, ये आपने बहुत आदर्श बात की। कब स्वास्थ्य के को लेकर चुनाव होता है, कब अच्छी शिक्षा को लेकर चुनाव होता है, कब रोजगार देने के नाम पे चुनाव होता है। ये मुद्दे तो होते ही नहीं है चुनाव में साहब। ये तो एजेंडा सेट करने की जरूरत है कि साहब कोई तो हो जो ये एजेंडा सेट करे कि साहब इस प्रदेश में अगर राजनीति हो रही है तो वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था पे हो, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था देने पर हो, रोजगार देने पे हो, ओवरऑल उत्तराखंड के डेवलपमेंट में हो, बेटर कनेक्टिविटी देने पर हो। जी 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 रमेश जी, मैं वही बोल रहा हूं। तो अभी यही तो मुद्दे हम लेके चल रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमने अपनी प्राथमिक मुद्दों में रखे हैं। तो आम आदमी पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों की राजनीति करती है और हम सभी राजनीतिक दलों से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी मुद्दों की राजनीति करें। और आम आदमी पार्टी के आने से कम आपने ये बदलाव तो देखा हुआ कि हमने जो एक आम आदमी के जीवन स्तर को जो ऊपर उठाने वाली चीजें हैं, उसको व्यवस्थित करने वाली चीजें हैं, उन चीजों को, उन विषयों को राजनीति की चर्चा का विषय बना दिया है। इसमें आम आदमी पार्टी कामयाब हो चुकी है। और आज भी अगर जी शांति प्रसाद भट्ट जी, बिकॉज आप क्या मानते हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप एक ऐसे रीजनल पार्टी से हैं जिसने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप लोग क्यों इतनी मुश्किल में हैं? आप लोगों को क्यों कोई सीरियस नहीं ले रहा है? ऐसा क्यों है शांति प्रसाद भट्ट जी? बीइंग अ रीजनल फोर्स आपको तो फ्रंट में होना चाहिए, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। देखिए रमेश जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। यदि हम राजनीतिक रूप से कमजोर होते तो इतना बड़ा राज्य आंदोलन लड़के हम राज्य ना लेते। हम वो लोग थे जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड के 4 सिपाही कहकर उत्तराखंड आंदोलन को गांधीवादी विचारधाराओं के साथ लड़ा, और न सिर्फ लड़ा, विश्व में एक संदेश देकर यह राज्य लिया है। मगर राज्य बनने के बाद जो बात आपने कही है, ये भाजपा और कांग्रेस ही तो करती है। पहाड़, पदे, प्लेन, कुमाऊं गढ़वाल। और अभी आपने जो एक टीवी का एंकर बोलता है, वो कोई घर से शब्द सुन के नहीं बोलता, और वो सत्यापित भी है बात कि निशंक को केंद्र से हटाना, अजय भट्ट को आगे बढ़ाना, दो मुख्यमंत्रियों को जो ओजस्वी और तेजस्वी थे, जिनके बयान होते थे कि मुझे केदारनाथ में मरे हुए व्यक्तियों को स्वर्ग मिला है, मुझे फीडबैक जिले से मिली है, जो इतना ओजस्वी मुख्यमंत्री रहा हो, भाजपा ने हटा दिया। अब कुमाऊं के उस व्यक्ति को बना दिया जो बेचारा राजनीति में भी नौसिखिया है, जो कल तक एक मुख्यमंत्री का प्यारो रहा हो। उसे क्या मालूम विधान मुख्यमंत्री के सीट की क्या बात है? मगर देखिए, एक व्यक्ति जो 2 बार जनता के समर्थन से चुन के आया हो, जिसने छात्र राजनीति की हो, उसको आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं साहब, इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी तो गिने हुए 3 दिन ही हुए हैं, तो कम से कम टाइम तो देना। कम ऑन शांति प्रसाद भट्ट जी, कम से कम टाइम तो देना चाहिए भाई। एक यंग मुख्यमंत्री मिले हैं उत्तराखंड को, उनको कुछ तो टाइम दीजिए, उनको परफॉर्म करके दिखाने दीजिए। हाँ, अगर परफॉर्म ना कर पाए तब आप ये सवाल उठाइएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने कम से कम हिम्मत करके सवाल तो किया। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली को देखा नहीं है क्या? कैसे कैसे ओजस्वी मुख्यमंत्री मिले जो अमेरिका के गुलाम बना गए हमको। कैसे कैसे मुख्यमंत्री मिल गए जिन्होंने फटी जींस पर उत्तराखंड की मां बेटियों की जो है सरेआम इज्जत सड़क पर कर दी। अब ऐसे में 4 महीने में इस नौजवान बच्चे को क्या पता चलेगा? ये तो जब तक फाइलें पड़ेगा तब तक तो प्रतिबंध लग जाएगा। मेरा ये कहना है, ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, कुमाऊं गढ़वाल, मैदान पहाड़ की बात करना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। 20 साल में उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। मैं लास्ट कमेंट प्रदीप जी से चाहता हूं। प्रदीप जी, आपको लगता है, देखिए ये बात बिल्कुल सच है, हम कभी भी उन मुद्दों पे, आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे बोले, नवीन भाई ने भी बोले, सुरेश जोशी जी ने बोले, हमें इस राज्य में वापस उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। बेटर क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, टूरिज्म को आगे बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट की बात करना, इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए हमें। और देखिए, ऐसे यही मुद्दे हमारे चुनाव के रहेंगे। भट्ट जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं आपको सर। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखेंगे, इस देश में, सिर्फ मैं राज्य की नहीं बात कर रहा हूँ, इस देश में भी शिक्षा के संदर्भ में अगर एक तरफ शिक्षा को निःशुल्क करके आम लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस की तरह आगे बढ़ाई। ग्रामीण शिक्षा को के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो प्रयोग पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा किया गया था, वो कांग्रेस की देन है, और केंद्रीय विद्यालय भी कांग्रेस की देन है। और मुझे फक्र है कि मैं संसदीय समाज का सदस्य होने के नाते मुझे एक रिपोर्ट में आया कि आज देश के सबसे टॉप मोस्ट जॉब में
अगर देश में जो बच्चे अधिकांश निकल रहे जिन स्कूलों से, या तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय के हैं या केंद्रीय विद्यालय के। उसी तर्ज में आदरणीय मुख्यमंत्री तिवारी जी ने इस प्रदेश के अंदर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बनाए, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं जब बढ़ा पाई, वो प्रयोगास्पद हो गया। हरीश रावत जी ने प्रयोग किया था कि इसको और आगे ले जाए, हर जिले में प्राथमिक ब्लॉक स्तर पर एक प्राथमिक विद्यालय, आवासीय विद्यालय खोले जाएगा और हर ब्लॉक में 2 प्राथमिक विद्यालय। देखिए, जो आपने किया है वो इतिहास देश जानता है। मैंने सिर्फ एक लाइन में आपसे ये पूछा कि साहब आपको लगता है कि उत्तराखंड में अब हमारी जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहिए कि साहब आपने हमें हमारे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए क्या किया? ये एजेंडा होना चाहिए साहब। जब तक ये एजेंडा उत्तराखंड की राजनीति में नहीं आएगा तब तक उत्तराखंड नहीं बदलने वाला। मैं रमेश जी उसी को तो कह रहा हूं, यही एजेंडा होना। हमने शिक्षा के मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अल्मोड़े का जो मेडिकल कॉलेज 2016-17 में शुरू हो जाना चाहिए था। कांग्रेस गवर्नमेंट जाते समय 100 करोड़ रुपया आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब स्वास्थ्य मंत्री थे उस विद्यालय के लिए छोड़ गए थे। आज 22 आने वाली है, 21 का ये डिबेट चलेगी। इसलिए मैं आखिर में, क्योंकि ज्यादातर युवा साथियों ने एक सवाल पूछा है और मुझसे कहा है कि ये सवाल हमारे चारों पॉलिटिकल पार्टी से जरूर पूछें। प्रदीप जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। उत्तराखंड को हिमाचल की तर्ज पर एक मजबूत भू कानून चाहिए, आपका दृष्टिकोण 1 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैंने किसी और चैनल में भी कहा, भू कानून के संदर्भ में हमने शुरुआत की थी और आज के संदर्भ में जो नौजवानों की मांग है कांग्रेस पार्टी उसको पूरा करेगी। मैं सहमत आपसे यहाँ के नौजवानों से है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस पर इशारा भी किया। एक बार और जो अभी आप जोशी जी के सामने एक बात करे थे, मैं उसके संदर्भ में भी अपनी बात कह देना चाहता हूँ। जो हमारे प्रदेश के अंदर जो डॉक्टर MBBS के साथ 1 साल की इंटर्नशिप में जो उनको ये 7,000 रुपया मिलता है, ये बहुत पिछले 4-5 सालों से ही मिल रहा है, ये बहुत कम है। और देश के में जो विभिन्न मेडिकल कॉलेज है जहाँ विभिन्न राज्य है उनकी स्थिति में उत्तराखंड सबसे निचली पायदान पर है। इसलिए आपने कहा इनका सपोर्ट करते हैं। सुरेश जोशी जी, आपका 1 मिनट में कमेंट। हमारे ज्यादातर युवा साथियों ने मुझसे कहा कि जोशी जी से जरूर पूछे कि साहब उनका क्या स्टैंड है, उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। देखिए रमेश जी, जो प्रश्न है ये वाजिब प्रश्न है। वाजिब प्रश्न इसलिए है कि उत्तराखंड के अंदर जब से उत्तराखंड राज्य बना है, देखिए जब हम लोग सरकार में आए थे तो हमने उसको 250 फीट किया था, लेकिन कांग्रेस के मित्र ये कह तो रहे हैं कि भाई हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसका जो कमिटमेंट है वो कांग्रेस से ही शुरू हुआ और उसकी प्रगति भी मैं कहता हूं कि फिर इधर आकर के यहाँ उसमें और तेजी भी आ गई। लेकिन कुल मिलाकर के आज बात कहिए ना, आधी बात छुपा गए आप। सुनिए, अमेंडमेंट और कब हुआ बोलिए ना। नहीं, और अमेंडमेंट कब हुआ रमेश जी? नहीं जोशी जी, इसके बाद कब अमेंडमेंट हुआ? 2018 में अमेंडमेंट हुआ ना। मैंने बोला ना आगे अमेंडमेंट हुआ, मैं कहा मना कर रहा हूं। आप 2018 कहने में क्यों हिचक रहे हैं? नहीं, सुनिए, मैंने आगे अमेंडमेंट कहा तो अब उसमें 2018 हो या 2020 हो या आज हो, मैंने मना किया क्या? भाई जो चीज ऑन द पेपर है उसको कौन मना करेगा, मुझे बताओ आप। लेकिन आज की जो परिस्थिति में आप बात कर रहे हैं, अगर आज की हम बात करें तो निश्चित तौर पर देखिए, मैं एज ए बीजेपी क्या पार्टी लाइन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एज ए सुरेश जोशी ये कह सकता हूं कि भाई निश्चित तौर पर देखो जो भू कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए, और जो संशोधन ही नहीं होना चाहिए, हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र की जमीन है उसको हम कैसे बचाएं, उसको बचाने के लिए हमको प्रयास करने चाहिए। नहीं तो जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी जमीन भी नहीं बचेगी और हम पर्वतीय कहने लायक भी कुछ दिनों बाद नहीं रहेंगे। ये मैं बहुत दृढ़ता के साथ आपके सामने इस विषय को रखता हूं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत दो टूक बात कही। नवीन जी और उसके बाद शांति प्रसाद भट्ट जी। नवीन जी आप बताइए। जी रमेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भू कानून का सवाल है तो एक सशक्त भू कानून की उत्तराखंड को नितांत आवश्यकता है और उस भूमि का कैसे बेहतर प्रयोग उत्तराखंड के आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए जरूरी है, वो भी उसके साथ साथ एक ब्लूप्रिंट उत्तराखंड की जनता को यहाँ की सरकारों ने देना चाहिए। और भू कानून की बहुत अत्यधिक आवश्यकता यहाँ पर है। और मैं रेजिडेंट डॉक्टरों पर मैं बात अपनी नहीं रख पाया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन के साथ मैं देहरादून में उनसे मिलने गया था।
उनकी स्थिति वास्तव में दयनीय है, क्योंकि एक डॉक्टर को बनने में 4.5 साल लगते हैं और 18-20 लाख फीस जाती है, और माँ बाप कैसे उस फीस को देते होंगे ये वही जानते होंगे। और ऐसे में केवल 7,500 उनको देना उनके उस डिग्री के साथ एक मजाक है। और तुरंत सरकार को इस पर एक्शन लेते हुए जो केंद्रीय हॉस्पिटल जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग उनका स्टाइपेंड बढ़ाना चाहिए। आखिरी कमेंट शांति प्रसाद भट्ट जी आप। देखिए, निश्चित रूप से रमेश जी आपने जो सवाल किया ये उत्तराखंड के मूल निवासियों को अस्तित्व को बचाने वाला सवाल किया है। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्ती से भू कानून लागू होगा। मैं शांति प्रसाद भट्ट, मीडिया प्रभारी उत्तराखंड क्रांति दल से पार्टी की ओर से बात कहता हूं, न सिर्फ भू कानून सख्ती से लागू करेंगे, जिन्होंने इंच जमीन पर भी बाहर के लोगों ने कब्जा किया है उनके ऊपर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेंगे। हम अपनी जमीनों को छुड़ाने के लिए हर तरह का वो हथकंडा अपनाएंगे जो सत्ता में बैठकर किए जा सकते हैं, मगर जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा उन्हें बख्शेंगे नहीं। भू कानून उत्तराखंड क्रांति दल का संकल्प था, हमने भाजपा को समर्थन दिया तो सख्ती से लागू किया। आज भाजपा स्वतंत्र है तो 2018 में उत्तराखंड को लूटने के लिए राजनीतिक बेईमान पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भू कानून में जो है परिवर्तन किया और बाहर के लोगों को बसाया। हम सबको नजरों से देख रहे हैं, आने वाले समय में बख्शेंगे नहीं, चाहे फिर कितना बड़ा नेता हो, उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव बाहर के लोगों को दिया है। तो देखते रहिएगा रमेश जी, 22 में उत्तराखंड का 65% नौजवान उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने की बात कर रहा है। और जो ये सवाल किया है ये उत्तराखंड क्रांति दल को सबसे ज्यादा पसंद सवाल है, नौजवान समझ रहे हैं 22 में यही मुद्दा बनेगा। और भाजपा शांति प्रसाद भट्ट जी, गुड लक आपके कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूं, बहुत शुभकामनाएं हैं। सुरेश जोशी जी, प्रदीप टमटा जी, नवीन जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बड़ा मुद्दा आज निकल कर आया है वो यही निकल कर आया है कि जनता को भी अपने जनप्रतिनिधियों से सीधे साधे सवाल पूछने चाहिए कि साहब हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पर, बेहतर उत्तराखंड बनाने के मुद्दे पर आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अब तक क्या भागीदारी निभाई। अगर जब हम इन सवालों को सामने रखेंगे तब हम उत्तराखंड के विकास में सही मायने पे भागीदार बन सकते हैं। सिर्फ हमारा काम 5 साल में एक बार वोट देना नहीं होता, हमारा काम है रोजाना सरकार के कामों को ऑडिट करते देखना और साथ ही साथ अपनी बातों को जोरदार ढंग से हुक्मरानों तक पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग की इस विशेष चर्चा को देखने के लिए।